ये कहानी है एक जमीन की, लेकिन उसके दावेदार हैं दो। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से नहीं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुराना है, और इसकी जड़ें इतिहास, धर्म और राजनीति में इतनी गहरी हैं कि उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ऐसी पवित्र जमीन जो तीन तीन बड़े धर्मों के लिए इतनी खास है, वो इतने लंबे और जटिल संघर्ष का केंद्र कैसे बन गई। चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब देखिए, इस संघर्ष को समझने के लिए हमें मध्य पूर्व से नहीं बल्कि यूरोप से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वहां सदियों से यहूदी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, और इसी वजह से उन्हें एक सुरक्षित अपनी मातृभूमि की तलाश थी। और इन्हीं अत्याचारों के जवाब में पैदा हुआ ज़ायोनीवाद। अब ये समझना जरूरी है कि ज़ायोनीवाद सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं थी। नहीं, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसका मकसद बिल्कुल साफ था, यहूदियों के लिए एक ऐसा देश, एक ऐसा घर बनाना जहां वे बिना किसी डर के सुरक्षित रह सकें। तो उस दौर में, यानी 19वीं सदी के आखिर में, ये पूरा इलाका विशाल ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और उस वक्त यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों समुदाय काफी हद तक शांति से एक साथ रह रहे थे। लेकिन दुनिया में एक तूफान आने वाला था, एक ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल जो इस शांति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। इसने सब कुछ बदल के रख दिया। ब्रिटेन अपने फायदे के लिए एक ही जमीन के लिए दो बिल्कुल अलग, आपस में टकराने वाले वादे कर बैठा। सोचिए, एक तरफ उन्होंने अरब लोगों से कहा कि आप हमारा साथ दो, हम आपको एक आजाद देश देंगे, और दूसरी तरफ बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों से वादा किया कि उसी जमीन पर उनके लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। एक जमीन, दो वादे। युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया, और इसकी जगह ब्रिटेन ने ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन के नाम पर इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया। मतलब अब इस जमीन का भविष्य यहाँ के लोगों के हाथ में नहीं था, बल्कि एक औपनिवेशिक शक्ति के हाथों में थमा दिया गया था। ये जो नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। 1930 का दशक था, यूरोप में नाजीवाद और होलोकॉस्ट का खौफ बढ़ रहा था, और इस वजह से 2.5 लाख से भी ज्यादा यहूदी शरणार्थी अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन पहुंचे। अब इतने बड़े पैमाने पर पलायन से यहूदियों और अरबों के बीच तनाव तो बढ़ना ही था, और ये इतना बढ़ गया कि ब्रिटेन इसे संभाल ही नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया? आखिरकार 1947 में उन्होंने ये पूरी समस्या एक नई बनी संस्था संयुक्त राष्ट्र के पाले में डाल दी। तो संयुक्त राष्ट्र एक समाधान लेकर आया। उनका प्लान था बंटवारा, यानी पार्टीशन। उन्होंने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। कहा कि 57% हिस्सा एक नए यहूदी राज्य के लिए होगा, 43% एक अरब राज्य के लिए, और यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनेगा जिस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक के बाद एक यहूदी नेताओं ने प्लान को फौरन स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया। और फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और अगले ही दिन, ठीक अगले दिन, 5 पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। एक ही युद्ध, लेकिन उसकी कहानियां 2 बिल्कुल अलग। इजराइल के लिए यह स्वतंत्रता का युद्ध था, आज़ादी की जंग जिसने उनके नए देश को बचाया। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए, उनके लिए ये नकबा था, मतलब महाविनाश, एक ऐसी तबाही जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। जब युद्ध रुका तो जमीन का नया नक्शा सामने आया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्लान से भी ज्यादा जमीन पर कंट्रोल कर लिया था। गाजा पट्टी मिस्र के कंट्रोल में चली गई, और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हो गया। और फिलिस्तीनियों के लिए, उनके लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद के दशकों में इस संघर्ष ने कई अहम मोड़ लिए। जैसे 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। फिर 1979 में मिस्र इजराइल के बीच एक शांति संधि हुई, जो एक बहुत बड़ी बात थी। 1993 में ऐतिहासिक ओस्लो समझौता साइन हुआ, उम्मीद जगी, और फिर 2006 में गाजा में हमास चुनाव जीतकर सत्ता में आ गया। अब 1967 का जो युद्ध था ना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों पर कब्जा कर लिया। ये वही जमीन थी जहां फिलिस्तीनी अपना देश बनाने का सपना देख रहे थे, और यहीं से उस सैन्य कब्जे की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है।
इतने सालों के संघर्ष के बाद 1990 के दशक में अचानक उम्मीद की एक किरण नजर आई। उस वक्त के इजरायली प्रधानमंत्री यित्साक रैबिन ने शांति के लिए एक बहुत बड़ा, हिम्मत वाला कदम उठाया। और उनके शब्दों में ही इस हिम्मत की झलक थी। उन्होंने कहा, आप दोस्तों के साथ शांति नहीं बनाते, आप इसे बहुत ही अप्रिय दुश्मनों के साथ बनाते हैं। लेकिन अफसोस, ये उम्मीद बहुत जल्दी और बहुत दुखद तरीके से टूट गई। 1995 में प्रधानमंत्री राबिन की हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कौन था? एक यहूदी चरमपंथी, जो इस शांति समझौते के सख्त खिलाफ था। बस इस एक घटना ने पूरी शांति प्रक्रिया को जैसे पटरी से उतार दिया। और इस वजह से आज भी कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो इस संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में हैं। यही वो बाधाएं हैं जो शांति के रास्ते में खड़ी हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां, फिर यरूशलेम का दर्जा जो 3 धर्मों के लिए पवित्र है, गाजा की नाकेबंदी जो 2007 से लगी हुई है, और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार। जमीन पर कंट्रोल का ये बदलाव मौजूदा हकीकत को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्लान ने अरब राज्य के लिए 43% जमीन रखी थी। और आज फिलिस्तीनी प्राधिकरण का कंट्रोल उस पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन के लगभग सिर्फ 15% हिस्से पर है, वो भी सीमित कंट्रोल। और ये सब हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब दो लोगों की पहचान, उनका इतिहास, उनका भविष्य, सब कुछ एक ही जमीन से इतना गहरा जुड़ा हो, तो एक शांतिपूर्ण, एक स्थायी भविष्य कैसा दिख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया आज भी ढूंढ रही है।